मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, पखैर रागले। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, सुबह के 9:05 का वक्त हो गया है और मेरा और आपका जो साथ है वो पूरे 2 घंटे तक का रहने वाला है, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन अब मैं कुछ चीज़ें नोट कर रही थी कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ मिली है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिल में उम्मीद नहीं होती उस दिल में खुदा भी नहीं बसता, क्योंकि मोमिन की ये निशानी है कि खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ पड़े, बस एक चीज़ जहन में रखें कि हर कोई आपको ठुकरा सकता है, लेकिन तुम्हारा रब वो ज़ात है जो तुम्हें कभी नहीं ठुकरा सकती। इसलिए मायूस होना छोड़िए और उम्मीद और सब्र का दामन थामकर आगे बढ़िए। कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। लाहौर का मौसम तो कुछ बेहतर है, लेकिन सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर को कई किस्म के चैलेंजेस का सामना अभी भी करना पड़ा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और इसके साथ साथ पोलियो वायरस भी पाकिस्तान से जाने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया के 99% ममालिक इस मोहलिक वायरस से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और हमसाया मुल्क इस वायरस के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं और इस हवाले से मुल्क भर में वक्तन फवक्तन पोलियो मुहिमात का इनकाद भी किया जाता है। पंजाब के 3 इजला लाहौर, डेरा गाजी खान और राजनपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 4 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। कतरे नहीं पिलाए जा रहे, टीके लगाए जा रहे हैं। मुहिम कब तक जारी रहेगी, कितने बच्चों को टीके लगाए जाएंगे, पहले कतरे पिलाए जाते थे, अब टीके क्यों लगाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हैं, जो लाहौर में जारी पोलियो मुहिम का अहम हिस्सा भी हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अब जो है पोलियो मुहिम में टीके लगाए जा रहे हैं, कतरों में और टीकों में क्या फर्क है, हमें ये बताइए। और टीके क्या ज्यादा मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए लगाए जा रहे हैं? जी, डेफिनेटली। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन और सामीन जानते हैं कि पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये महसूस किया गया कि कतरों के पिलाने के बावजूद हम इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा नहीं हासिल कर सके। इस वजह से एक नई तहकीक के नतीजे में आने वाला जो पोलियो से बचाव का हिफाजती टीका है वो हुकूमत पंजाब के महकमा सेहत ने शेड्यूल में शामिल किया है। और अब जो मुहिम शुरू होने जा रही है चंद दिनों में, उसमें हिफाजती कतरों के साथ साथ हिफाजती टीकों को भी शामिल किया गया है। और नॉर्मल जो हमारा वैक्सीन शेड्यूल है उसमें भी हमारे वालिदैन जानते हैं कि एक बच्चों को टीका भी लगाया जा रहा है पोलियो के बचाव का। ठीक है, तो अगर टीकों की बात की जाए, कतरों की बजाय टीके लग रहे हैं, तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? जैसा कि बच्चों को बेशुमार बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगते हैं, उसी तरीके से यह भी एक टीका होगा। टीकों से मामूली सा बच्चों में बुखार हो जाता है कभी कभार, वो भी हर बच्चे में नहीं होता, किसी बच्चे में मामूली सा बुखार हो जाता है। अदरवाइज ये बाकी हिफाजती टीकों की तरह मुकम्मल तौर पे महफूज टीका समझा जाता है। मतलब पहले जो कतरे पिलाए जाते थे अब उनका ऑल्टरनेट या उसी की फॉर्म है और वो टीके में अब ये कह सकते हैं। उसमें देखें, पोलियो के जो कतरे इतने सालों से पिलाए जा रहे थे उससे हमने तकरीबन इस बीमारी में 99% कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब जो बाकी मानदा तकरीबन 1% इस बीमारी का वजूद है पाकिस्तान में और चंद इजला में बिलखसूस, तो उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से कि कतरों के साथ साथ एक बच्चों को हिफाजती टीका भी एडिशनल दिया जाए, ताकि अब ये हम ऑलमोस्ट दुनिया में बीमारी खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं। तो मतलब अब बच्चों को कतरे और टीके दोनों लगाने चाहिए? एग्जैक्टली। तो मैं तमाम वालिदैन से अपील करूंगा कि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स का, महकमा सेहत का साथ दें। और जब भी महकमा सेहत की टीम आपके घर में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आए या हिफाजती टीका लगाने के लिए आए तो जरूर उनसे ताउन करें और कतरों के साथ साथ उनमें एक बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग नहीं पोलियो के खतरे भी पिलाते और ताउन भी नहीं किया जाता। एग्जैक्टली। तो हम समझते हैं कि इसका अल्टीमेटली बच्चों में मुस्तकिल माजूरी की सूरत में एक खतरनाक नतीजा सामने आ सकता है। बच्चे का फ्यूचर इन्हिसार करता है। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब के हुकूमत ने पंजाब के मखसूस इलाकों में ये मुहिम शुरू की है, मुहिम का आगाज शुरू किया है कतरों के टीके लगाने का, तो इसकी क्या वजह है? असल में जो एक डाटा आता रहता है हर साल का, हर 3 महीने का, हर महीने का,
उसमें ये महसूस किया गया कि चंद अजला में इस बीमारी का वायरस जो है वो ज़्यादा पाया गया है। उसमें जो सीवरेज के सैंपल लिए जाते हैं उसमें भी, और जो पिछले सालों का डाटा लिया जाता है उसमें भी ये बात सामने आती है कि कुछ अजला में इस बीमारी के मुतासरा बच्चों की तादाद निस्बतन ज़्यादा होती है चंद दूसरे अजला के मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ अजला ऐसी हैं जिनमें खासे अरसे से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, तकरीबन 99% हम इस बीमारी पे काबू पा चुके हैं। लेकिन तो अब ये जो 1% रह गया है, हाँ, वो बस उस पे भारी है। एग्जैक्टली तो उसको खत्म करने में तकरीबन हम पिछले कई सालों से तगोदो कर रहे हैं और उसमें भी खासी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मुझे मुकम्मल यकीन है कि वालिदैन के ताउन के साथ हम अगले चंद सालों में मैक्सिमम इस बीमारी को खत्म करके पाकिस्तान को भी पोलियो फ्री मुल्क डिक्लेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर लाहौर की बात की जाए, इस वक्त तो चल रहा है पोलियो की जो एक मुहिम है उसका इनेकाद किया गया है, कितने केसेस हैं पोलियो के लाहौर में? खुशकिस्मती से ये 2021 का तीसरा महीना शुरू हो गया है। अभी तक लाहौर में पोलियो का इस साल कोई केस ऐसा जो हम कहें कि कंफर्म केस है वो रिपोर्ट वाइल्ड पोलियो वायरस का रिपोर्ट नहीं हुआ। और पिछले साल भी बहुत कम केस पैन पंजाब या पैन पाकिस्तान रिपोर्ट हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि खासी कामयाबी से हमारी पोलियो मुहिम चल रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं खासा पुरुमीद हूँ कि वालिदैन के ताउन से हम अपने बच्चों को जिस रफ्तार से और जिस हम कहें कि वो अपने पुरजोश तरीके से इस बारे में महकमा सेहत की टीमों से ताउन कर रहे हैं, टीके लगवाने में भी और कतरे पिलाने में भी हम इंशाल्लाह जल्द कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप तो पर उम्मीद है डॉक्टर साहब, और आप कह भी रहे हैं कि लोग भी आपसे ताउन करें, लेकिन फिर भी हम दुनिया में उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ पर अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। जी बिल्कुल। अभी तक तो हम क्या गफलत कहाँ आती है, ये कोताही कहाँ देखी जाती है? क्या इंतजामिया की जानिब से या वालिदैन अभी भी हिचकिचाते हैं पोलियो के कतरे पिलाने? असल में अगर मैं इसको पिछले 3 दहाइयों पे कहूँ तो पोलियो के बारे में हमारे बहुत सारे अवाम तोहमात का शिकार हो गए थे शुरुआत से ही। मैं 1990 की दहाई से अगर आगाज करूं तो 1990 की दहाई से ही जब से पोलियो मुहिम का आगाज हुआ तो मुख्तलिफ किस्म के तोहमात इस मुहिम के साथ, इन 2 कतरों के साथ जोड़ दिए गए थे, जो कि वक्त ने साबित कर दिया कि उसमें से किसी में भी कोई सदाकत नहीं थी। तो मैं एक बार फिर वालिदैन से अपील करूंगा कि वो जो चंद घर, चंद बच्चे इस मुहिम में रह जाते हैं, अल्टीमेटली वही बच्चे बदकिस्मती से पोलियो वायरस का शिकार होके न सिर्फ ये कि वो खुद अपने लिए मुश्किल पैदा कर ले हैं, माजूरी का शिकार हो जाते हैं, और खुदा न खास्ता वो बच्चे उनका पूरा फ्यूचर जो है वो रिस्क में लग जाता है। रिस्क पे लग जाता है और वो बच्चे पोलियो के वायरस को फैलाने का भी मूजब बन रहे होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि क्यों नहीं लगवाते? अगर कॉमन अगर कॉज देखी जाए तो वालिदैन क्यों नहीं लगवाते, क्या वजह बताते हैं वो लोग? इसमें देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अमूमन ये क्वेश्चन जब कभी ऐसे किसी वालिदैन से मिलने का मौका मिले तो मैं ज़रूर पूछता हूँ। तो वही जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि तोहमात का शिकार होते हैं। उसमें कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बच्चा हमारा कमज़ोर बहुत है, कहीं हमारे बच्चे को बुखार ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चे को बीमारी ना लग जाए, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के। और कुछ हमारे यहाँ जो बच्चों के वालिदैन हैं, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, चूँकि उस दौर में ये पोलियो की मुहिम या हिफाजती टीकों की मुहिम नहीं थी होती, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ ये भी एक तोहमात का शिकारी होते हैं वो वालिदैन भी। तो वो किसी न किसी वन और द अदर रीजन वो बच्चा जो है वो पोलियो के कतरे या किसी भी बचाव का टीका जो है उससे महरूम रह जाता है और उस बीमारी का शिकार हो जाता है। फिर भी डॉक्टर साहब हम देख रहे होते हैं कि पोलियो के केसेस भी आ रहे होते हैं, लोगों में शऊर है भी। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ एक बीमारी है। एग्जैक्टली, ये लेस देन 1% है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आबादी 220 मिलियन प्लस है, और अगर हम पंजाब की बात करें तो 120 मिलियन प्लस, और अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर की आबादी भी 1 करोड़ से ज्यादा है। और पाकिस्तान या पंजाब में जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 45% के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि 50 लाख से ज्यादा आबादी का ये शहर है बच्चों के हवाले से। तो 50 लाख में से चंद 100 मैं कहूंगा बच्चे हैं। 50 लाख बच्चों वाली आबादी के शहर में से चंद 100 बच्चे हैं जिन्हों के पोलियो के जो जिनके वालिदैन हिफाजती टीके या नहीं पिला रहे या कतरे नहीं पिला रहे, तो वो बच्चे हम कह सकते हैं एट रिस्क आ जाते हैं। तो ये परसेंटेज वाइज तो बहुत मामूली सी है, लेकिन हमारा जो टारगेट, हमने उनको भी टारगेट करना है। हमारा टारगेट है कि हमने इंशाल्लाह पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना है आने वाले चंद सालों में। लेकिन देखा जाता है डॉक्टर साहब के पाकिस्तान के पोलियो फ्री जो शहरी हैं उनमें भी पोलियो वायरस का शिकार हो जाते हैं, केसेस आ जाते हैं, लेकिन उनकी क्या वजह होती है, ऐसा क्यों होता है? वो मैंने जैसा कि अभी बताया ना कि हमारे जो कुछ बच्चे पोलियो का वायरस
फैलाने वाले बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो फिर वो उनकी वजह से, उनकी वजह से, हाँ जी, जो बच्चे हिफाजती टीके या कतरे नहीं पीते, एक तो ये वो खुद बीमारी का शिकार होते हैं, दूसरा ये कि वो ये वायरस फैलाने का मूजब भी बन रहे होते हैं। तो जब वो वायरस फैलाने का मूजब बन रहे होते हैं तो उसके बाद फिर उन्हीं बच्चों के जरिए दूसरे बच्चे भी एट रिस्क आ जाते हैं। और यही बड़ी वजह थी कि पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम जो 3 दहाइयां पहले शुरू की गई, कि इस तरीके से ना सिर्फ वो बच्चा खुद महफूज रहता है बल्कि वो मुआशरे में इर्द गिर्द अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में दूसरे बच्चों को भी महफूज करने में मददगार साबित हो रहा होता है। तो मुझे बताइए, जब ये पोलियो मुहिम शुरू होती है तो इसकी मंसूबाबंदी किन बुनियाद पे की जाती है? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? किस तरह की जाती है? बुनियादी तौर पे जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम पास्ट डाटा से बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं, क्योंकि तकरीबन 3 दहाइयाँ, जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ कि 3 दहाइयों से चल रही है, तो हमारे पास महकमा सेहत के पास पूरा जो एक EPI सेल है उसमें पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि किस तारीख में किस इलाके से कौन सी टाइप का वायरस निकला है। इस वक्त पोलियो के 3 वायरस हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। बाज़ जगहों पे वो टाइप 1 का वायरस है, बाज़ में 2 है, कहीं पे वो 3 का निकलता है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में महफूज होता है और उसके मुताबिक ही उस इलाके में, उस रीजन में, उस डिस्ट्रिक्ट में वायरस के अकॉर्डिंगली वो फिर ये सारा शेड्यूल प्लान किया जाता है और वो फिर कतरे भी पिलाए जाते हैं, जिनको हम इम्यूनाइजेशन, स्पेशल इम्यूनाइजेशन डेज कहा जाते हैं या नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज कहा जाता है, वो प्लान किया जाता है। अभी आपने कहा कि टाइप 3 के ये पोलियो वायरसेस होते हैं, तो क्या इनकी बेसिक जो डिजीज है या बेसिक वजह है, बुनियादी वजह, वो एक ही होती है? जी, बुनियादी वजह जो है वो एक ही है, यानी कि पोलियो का वायरस है, लेकिन उसकी जब हम सब टाइप्स की करते हैं तो उसमें से 1, 2 और 3 किया जाता है। और जनरली ये तमाम इक्वली मुतासर कर सकते हैं, हम उनको डिजीज सेवेरिटी के हिसाब से नहीं करते, ये सिर्फ वैक्सीन डेवलपमेंट और कह सकते हैं कि उसकी जो फ्यूचर रिसर्च है उस हवाले से इनको टेक्निकली सब क्लासिफाई किया जाता है टाइप 1, 2 एंड 3 में, लेकिन बीमारी के हिसाब से मोर लेस ये सेम ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर साहब, हमने देखा है जब बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जब पोलियो के कतरे पिलाने लोग जाते हैं, हेल्थ वर्कर्स हमारे घरों में जाते हैं, तो लोग ताउन नहीं करते। और अगर अब बात की जाए, जैसे कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, उसके बारे में भी अजीबोगरीब अफवाहें उड़ी थी, पोलियो के बारे में भी हमने इसी तरह देखी, तो क्या लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया हुआ है? लोग डर रहे हैं या वजह क्या बनती है? असल में इन तमाम बातों में जो मेरा, क्योंकि पहले कहा जाता है वैक्सीनेशन नहीं आती, बीमारी है, वैक्सीन नहीं आती, अब वैक्सीन आ जाती तो वो अजीबोगरीब अफवाहें जो है वो उड़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही, मैं अपना आपको ज़ाती एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मैं फिर यही कहूँगा कि हम थोड़ा सा तोहमात पे ज़्यादा यकीन करने वाले हैं और जिस वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो पोलियो की वायरस की बचाव का वैक्सीन के कतरे हों या हिफाजती का हो, या जैसा कि आपने बताया वो कोरोना की वैक्सीन हो। हम साइंटिफिक जो रिसर्च है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उसको बेस बनाना चाहिए और उस पर यकीन करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी तो अफवाहें फैला दी जाती हैं, एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है इन चीजों में। नो डाउट सोशल मीडिया का एक अपना इम्पैक्ट है, हाँ। लेकिन मैं अगेन तमाम वालिदैन से, आवाम से ये अपील करूंगा और उनको सजेस्ट करूंगा कि साइंटिफिक डाटा जो है वो भी सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अवेलेबल होता है, तो बजाय इसके कि किसी इस किस्म की सुनी सुनाई बात पे यकीन किया जाए, हमेशा एक साइंटिफिक डाटा बेस पे जाके, वो चाहे आपका डॉक्टर है या आपका करीबी अस्पताल है या जो ऐसे साइट्स हैं जो कि एविडेंस बेस्ड साइट हैं, उनके ऊपर यकीन करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी भी किस्म की काइंड ऑफ जो है साइट ऐसा जिसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है उस पर यकीन किया जाए। तो अभी हम बात करें सर पोलियो के हवाले से, हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं, वो हमारे हीरोज हैं। हम उनको देखते हैं कि वो घर जाते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, और हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो जाता है और इसमें वो लोग बड़ी अच्छी तरह सिचुएशन को टैकल भी करते हैं। तो उनके जो सारे इकदाम हैं उनको किस तरह देखा जाता है और उनकी हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं? मैं समझता हूँ जैसा कि आपने कहा कि पोलियो के वर्कर्स जो हैं वो हमारे हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो गर्मी हो या सर्दी, तूफान हो, बर्फबारी हो, शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, रेगिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के कोने कोने में हर जगह जाके बच्चों को हिफाजती टीके पिलाए हैं और इस मुल्क को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा किया है। जहाँ तक उनकी हिफाजत का ताल्लुक है, इस सिलसिले में नो डाउट
जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो महकमा सेहत के साथ मिलके उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने में भरपूर ताउन अदा कर रही हैं और इस सिलसिले में अभी तक हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ फेब में टाइफाइड की हिफाजती मुहिम भी चलाई है, उसके साथ भी पोलियो के कतरे पिलाए गए और अब आने वाले दिनों में फिर पोलियो की इंजेक्शन की मुहिम चल रही है। तो इन तमाम मुहिमात के अंदर पोलियो के वर्कर्स हों या हिफाजती टीका जात लगाने वाली टीमें हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और सर देखा जाए तो कोरोना भी हमारे सर पे है, चलता आ रहा है, तो क्या कोई असर पड़ा पोलियो की मुहिम के ऊपर कोरोना की वजह से? लास्ट ईयर जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन यही दिन थे मार्च में जब कोरोना का आगाज़ हुआ पाकिस्तान में और तकरीबन 22-23 मार्च से पहला लॉकडाउन जो है वो अनाउंस किया गया था। तो नो डाउट उस लॉकडाउन और उसके बाद कोरोना की जो फर्स्ट पीक थी दैट वाज इन मई, जून, जुलाई, उसमें पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोरोना की सेवेरिटी में कमी आना शुरू हो गई और सूरत हाल संभल गई और नो डाउट कोरोना के बारे में डॉक्टर्स की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बेहतरी आ गई और इस बीमारी को समझने में हमें मदद मिली। वैसे वैसे हमने पोलियो की मुहिम को दोबारा से कह लें कि शुरू कर दिया और प्लान करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सर मुझे ये बताइए कि अगर जो लोग पोलियो का शिकार हो जाते हैं, क्या ये इलाज बीमारी है, काबिल इलाज है? मैं ये समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि पहली तो ये बचाव वाली बीमारी है। वो तमाम बीमारियां जिनको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस कहते हैं उनको बचाव पे भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई भी ऐसी वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी किसी भी बच्चे में हो जाए, चाहे वो पोलियो हो या कोई भी और बीमारी हो, तो उसका हर मुमकिन इलाज किया जाना चाहिए और होता है। अगर हम पोलियो की स्पेसिफिकली बात करें तो पोलियो के केस में मैं ये कहूँगा कि चूंकि ये अमूमी तौर पे पट्ठों को मुतासर करती है तो उसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से, माहिर अमराज जो इसका होता है, हम उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं या बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट जो है, उनसे रब्ता करना चाहिए और मुतलका डॉक्टर से मिलने के बाद, तशखीस के बाद जो फौरी तौर पे उसकी फिजियोथेरेपी या हम वर्जिश कहेंगे वो शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए सर बाकी दुनिया के उधर इसका कामयाब इलाज हो रहा है और क्या हमें इस आगे जाते हुए इसमें कामयाबी हासिल हुई है? जैसा कि आपको पता है कि बाकी दुनिया में तो खुशकिस्मती से ये बीमारी खत्म हो गई है, ये बीमारी अब रह गई है। तो अब ये जो हम और हमारा हमसाया मुल्क रह गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हम भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो चंद बच्चे अभी इस बीमारी के रह गए हैं या आ रहे हैं, उनके लिए हम भरपूर उनका इलाज भी कर रहे हैं और लाहौर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हमारे पास भी वो बच्चे अगर कभी कभार आ जाते हैं तो उनको हम मुकम्मल तौर पे जो हर मुमकिन इक़दामात हैं उनके लिए किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वर्जिश का इसमें एक बुनियादी और कलीदी किरदार है। ठीक है सर, जाते जाते क्या आप मैसेज देंगे हमारे देखने वालों को, खास तौर पर वालिदैन को, उनको किस तरह ताउन करना चाहिए? मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, बहुत ही सादा सा, कि हर बच्चा हर बार। मैं अक्सर हमारे वालिदैन को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि डॉक्टर साहब अभी हमने पिछले हफ्ते कतरे पिलाए थे और हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद महकमा सेहत की टीम दोबारा आ गई है। तो हमने एक इसमें सादा तरीन मैसेज जो बनाया हुआ है वो है हर बच्चा हर बार। यानी कि अगर आपने 2 हफ्ते पहले एक शेड्यूल रूटीन आपको बच्चे को कतरे पिलाए गए हैं, टीके लगाए गए हैं और 15-20 दिन के बाद एक स्पेशल डे आ गया है कतरे पिलाने के लिए, आपके घर पे कोई टीम आ गई है, तो उसमें फिर पिलाने चाहिए। जितना ज्यादा बच्चा कतरे पिएगा उतनी ज्यादा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और अभी तक इनका कोई भी किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया, सिवाय जो मैंने बताया कि टीके के साथ मामूली सा बुखार या मामूली सी वहाँ पे वक्ती सोजिश हो जाती है, वो भी 1 आधे दिन में ठीक हो जाती है सादा पैरासीटामोल पिलाने से बचा। अगर सर इसकी वैक्सीन की बात ही की जाए, पोलियो की वैक्सीनेशन जो है, इसको स्टोर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं? तकरीबन तमाम वैक्सीन को स्टोरेज का एक मखसूस टेम्परेचर होता है और महकमा सेहत के पास, और उसके बाद जब हमारे पोलियो वर्कर्स घर घर मुहिम में जाते हैं तो उनको एक मखसूस किस्म का, आपने देखा होगा, बॉक्स दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज इसको हम कहते हैं, चेन। मैन्युफैक्चरर से लेके बच्चे के मुंह में जाने तक कतरों की सूरत में ये सारा जो एक प्रोसेस है जिसमें खासे स्टेप्स होते हैं, इस सारे प्रोसेस को कोल्ड चेन कहा जाता है। तो कोल्ड चेन का मेंटेन होना बहुत जरूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें जो है इस किस्म की कभी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई कि हम कहें कि कोल्ड चेन कहीं पे भी मुतासिर हुई है। और इसका एक आसान तरीका है कि हर वाइल के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। अगर किसी भी वजह से
कोल्ड चेन ब्रेक हो तो उस टैग में कलर चेंज आ जाती है। अच्छा। सो इट कैन इजीली बी डिटेक्टेड कि अगर किसी भी वायल की वो जो कोल्ड चेन है वो मुतासर है तो फौरन पता चल जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे और जनरल अस्पताल से इनका ताल्लुक था और ये मुहिम में जो चल रही है पोलियो मुहिम उसमें एक अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और पोलियो के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि कोरोना तो चल ही रहा है लेकिन पोलियो है जो हमारे सर पे बहुत ही देर से, दहाइयों से, 3 दहाइयों से ये मंडला रहा है और इसको अब हमने काबू में करना है। कोरोना के साथ साथ अब इसकी भी बारी है तो सिर्फ 99% हम लोग इससे छुटकारा पा चुके हैं, 1% है जिस पे हमने अब इस पे काबू करना है। तो जनाब आपके अगर घर में पोलियो वर्कर्स वाले आते हैं तो उनसे ताउन करिए और अपने बच्चों को कतरे पिलाइए और उनका फ्यूचर संवारिए। तो और भी बातें करनी है और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, इंसान इस दुनिया में आइसोलेट नहीं रह सकता। हमें इस दुनिया में रहते हुए लोगों से मिलना पड़ता है, समाजी राबते बनाने पड़ते हैं। कुछ खूनी रिश्ते होते हैं तो कुछ हमें खुद बनाने पड़ते हैं, लेकिन इन समाजी रवैयों के इंतखाब में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि ये समाजी रवैये हमारे लिए कभी खुशी का बाइस बनते हैं, कभी सुकून का बाइस बनते हैं और तो कभी घुटन का बाइस भी बन जाते हैं। जब आप लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते तो आप मायूस हो जाते हैं और ये मायूसी बाज़ औक़ात इस नहज पर ले जाती है जहां इंसान जिंदगी का खात्मा कर लेना ही बेहतर समझता है। रवा हफ्ते लाहौर में ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं जहां समाजी बर्ताव, सोशल प्रेशर के बाइस लोगों ने खुदकुशी कर ली। कल ही का एक वाकया है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में एक खातून ने समाजी रवैयों से तंग आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। आखिर घुटन और वहशत की वो कौन सी इंतहा होती है कि इंसान जिंदगी से छुटकारे को ही बेहतर समझता है? वजूहात क्या हैं और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा सदाकत हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। उस्मा, खुदकुशी आखिर क्यों करते हैं हम? क्या सिर्फ जो लोग डिप्रेशन में होते हैं सिर्फ वही अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं या फिर जो लोग बड़े हमें सेहतमंद और खुशबाश नज़र आ रहे होते हैं वो भी इस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं और खुदकुशी करते हैं? देखिए, अगर तो हम इंडिविजुअली हर केस की वजूहात निकालना शुरू करें तो उसके पीछे कई सारी वजूहात होती हैं और बेसिकली हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोहब्बत में नाकामी के बाद खुदकुशी करते हुए हमें नज़र आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी एग्जाम के अंदर नाकामी उन्हें होती है तो वो खुदकुशी करते हैं। बाज़-औक़ात लोग शर्मिंदगी से बचने के लिए भी इस चीज़ का सहारा लेने की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसका लुब्बे लुबाब देखें तो हमें समझ आता है कि आम तौर पर जब भी कोई शख्स जिंदगी में किसी बड़े नुकसान को फेस करता है और तकलीफ में से गुजरता है तो उसके बाद वो उसको कोप करने के लिए बाज़-औक़ात हेल्दी और बाज़-औक़ात अनहेल्दी तरीकाकार को इस्तेमाल करता है। एंड खुदकुशी जो है वो एक अनहेल्दी तरीकाकार हमें नजर आता है। तो अगर सिर्फ खुदकुशी ही नजर आती है, इसके अलावा हमें कोई चीज नजर नहीं आती? बहुत सारे अनहेल्दी तरीकाकार हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रग्स के इस्तेमाल की तरफ जाते हैं। जैसे आपने खवातीन के अंदर देखा होगा कि नींद की अद्वियात का इस्तेमाल का रुझान खवातीन के अंदर बहुत है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें नींद नहीं आती, उसका मतलब एक्चुअली ये है कि उनकी लाइफ के अंदर प्रेशर इतने ज्यादा हैं जो कि तकलीफ की सूरत में उन्हें मिलते हैं तो वो कुछ लम्हात सुकून के लेना चाहती हैं। तो वो कहती हैं अच्छा मैं एक नींद की टैबलेट ले लूं और मैं कम से कम रात की नींद जो है वो मैं सही लेने की तरफ जाऊं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्की बिहेवियर्स के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत सारे अनहेल्दी रुझानात हैं। खुदकुशी उसमें से एक रुझान है जिसको कुछ लोग जो है वो चुनने की तरफ जाते हैं। लेकिन जो वो लोग हैं खास तौर पे जिनके पीछे कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस हमें नजर आती है, जैसे डिप्रेशन उनके अंदर हमें नजर आता है। अगर कॉमन कॉज देखा जाए उस्मा, वो क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है हमने आउटसाइड स्ट्रेसर की बात की, कोई भी हो सकता है आउटसाइड स्ट्रेसर, और उसके साथ साथ अगर जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें बाज़-औक़ात मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ता है। आई थिंक ब्रेकअप तो हर ही शख्स अब देखने में नजर आता है, हर यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो उसमें से गुजरता है, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो। लेकिन ज्यादातर हम लोग जो हैं वो इन तमाम मुश्किल हालात में से
कुछ अरसे के बाद निकल आते हैं, अच्छे तरीके से निकल आते हैं। लेकिन हम में से ही चंद लोग ऐसे हैं जो कि नहीं निकल वो पाते, सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पीछे कोई ना कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर जो है वो एक बड़ा कॉमन रीजन है जिसमें खुदकुशी हमें नजर आती है। फिर कोई ना कोई ड्रग्स के इस्तेमाल के रुझानात ऑलरेडी मौजूद हैं उस बड़े स्ट्रेसर के आने से पहले। सो ये सारी चीजें जब हम देखें, दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलाते हैं कि आउटसाइड स्ट्रेसर्स हैं और इंटरनल आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है अपनी बीमारी की वजह से, जो डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर है, तो आपका थिंकिंग क्लाउडेड है, आपकी जजमेंट जो है वो पुअर है, आप ज्यादा बेहतर फैसला करने की सलाहियत अभी नहीं रखते, आप किसी नए पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करने की पोजीशन में नहीं है ड्यू टू दैट साइकेट्रिक इलनेस। तो डेफिनेटली फिर ऐसे में लोग अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। तो मुझे बताइए डॉक्टर उस्मा कि क्या ज्यादातर लोग पैदाइशी भी डिप्रेस्ड होते हैं, जेनेटिक में भी आ जाता है, ऐसा है? अच्छा, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये जीन्स के अंदर बीमारियां ट्रेवल करती हैं। अच्छा, यानी आपके पास पीछे कोई ना कोई डिप्रेशन भी जीन्स में आ सकता है। हाँ जी, आपके पास पीछे कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री जरूर मौजूद होगी। उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई एक न्यू बॉर्न है तो वो डिप्रेशन के साथ पैदा होगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर डिप्रेशन में जाने की जो वल्नरेबिलिटी है वो आम शख्स से ज्यादा है। सो अब उसको एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स भी अगर लाइफ में आ जाते हैं और उसकी अपनी कोपिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत पुअर हैं, तो चांसेस हैं कि वो अर्ली एज के अंदर, टीन एज के अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और फिर सारी लाइफ जो है वो उस डिप्रेशन के साथ गुजारेगा अनटिल अनलेस कोई थेराप्यूटिक इंटरवेंशन नहीं होती, कोई थेरेपी के अंदर वो नहीं जाता, किसी साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलता जो कि अद्वियात के थ्रू उसके डिप्रेशन को मैनेज करने की कोशिश करे या फिर उसको कोई ना कोई मैकेनिज्म सिखाए जो कि उसके डिप्रेशन को मैनेज करे। और बहुत से लोग हैं जो नहीं भी जाते, आपने जैसे कहा भी कि वो कंसल्ट नहीं करते साइकेट्रिस्ट के पास, कि हम शायद उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो डिप्रेशन में है, ऐसा भी हो सकता है। देखें, आजकल हम जब डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं तो बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे लिए ये एक डायग्नोसिस है किसी एक बीमारी का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल उसमें हमने देखा है हर कोई डिप्रेशन का शिकार है, हर कोई एंजाइटी का शिकार है। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, इसकी कुछ बुनियादी सी वजूहात है। नंबर वन तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी के जो टर्म्स हैं उन्हें फैंसी टर्म्स के तौर पर यूज करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि जैसे मैं अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे कोई भी शख्स कहेगा कि मैं आजकल डिप्रेशन में हूँ, तो मेरे लिए वो काफी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। मुझे वो सारे सिम्टम्स जो डिप्रेशन के साथ रेलेवेंट हैं मैं समझूंगी कि वो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है। जबकि बहुत सारे लोग जो हैं, हम सारे ही लोग जो हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी डिप्रेसिव फेज में से जरूर गुजरते हैं। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम एक तो टर्मिनोलॉजी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर टू, हम इस पे आते हैं कि लोग क्यों कंसल्ट नहीं करते। हमारे यहाँ पे किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने का काफी अभी स्टिग्मा भी मौजूद है। एग्जैक्टली। अभी उसके अंदर मैं अगर ओवर द इयर्स देखूं तो उसके अंदर कुछ एक्सेप्टेंस भी आई है, बट स्टिल लोग ये समझते हैं कि अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो लोग उन्हें पागल तस्वर करना शुरू करेंगे, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। लोग अपनी जो रोजमर्रा के मसाइल हैं अगर वो उनसे हल नहीं होते, उन्हें समझ नहीं आती, तो इस सूरत में भी वो किसी ना किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट जो है, किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि वो उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म सिखा दें। या बाज़ थेरेपिस्ट जो है वो आपको न्यू पर्सपेक्टिव के थ्रू चीजें देखना सिखा देते हैं, क्योंकि जिससे आपकी जिंदगी में कुछ आसानी पैदा हो ब्लॉक हुआ होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती, आप ना घर वालों से बात कर रहे होते हो, ना किसी से बात कर सक रहे होते हो। जब आप किसी और से बात करते हो, मतलब जहाँ पे आप थेरेपी लेने जा रहे हो, तो शायद आपको वो अच्छा वे समझा सके, हमें सोल्यूशन निकाल के दे सके। हमें याद रखना चाहिए कि जिस इल्म के लेवल पर हमें कोई मसला पेश आता है वो उसी इल्म के लेवल पर हल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे हमें अपने इल्म के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एंड बाज़ हम किसी घर में सियाने बंदे से बात करते हैं तो वो कोई पर्सपेक्टिव हमें देता है, या फिर हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारे इल्म में इजाफा करता है, स्ट्रेटजीज में इजाफा करता है, तो हम उस मसले को अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। बिल्कुल। तो मुझे उसमें ये बताइए कि खुदकुशी का अगर देखा जाए रुझान तो किस में ज्यादा है, मर्दों में ज्यादा है, खवातीन में ज्यादा है, और किस उम्र के हिस्से में ये होता है? देखिए, मर्दों खवातीन दोनों के अंदर ये ज्यादा हमें नजर आता है, रेशो बराबर की। और अगर हम इसकी बात करें खुदकुशी की, तो पूरी दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन 8 लाख लोग जो हैं वो खुदकुशी करते हैं। जिसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में एक बंदा अपनी जान लेने की तरफ जाता है, और ये रेशो उन लोगों की है जो खुदकुशी करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इसके साथ एक और कंपैरिजन को देखें तो एक शख्स जो अपनी जान लेने में कामयाब होता है उसके साथ 20 ऐसे लोग हैं जो अटेम्प्ट करते हैं और वो कामयाब नहीं होते। इसका मतलब है कि ये कोई
बहुत छोटा सा मसला या किसी एक मखसूस जेंडर का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर मसला है जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से हमें दरपेश आता है। अगर हम रुझानात की बात करें तो यकीनन अर्ली एज के अंदर इसके रुझानात हमें ज्यादा नजर आते हैं और जैसे जैसे हम 40 से अबव होते चले जाते हैं तो इसके रुझानात जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। बट ऐसा हरगिज नहीं है, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि 70 की एज के अंदर भी लोग जाके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। बट इसका रेशो अगर हम देखें तो हमें अर्ली एज से जो मिडिल अडल्टहुड है उसके अंदर हमें ज्यादा नजर आता है। हाँ, तो मुझे ये बताइए उस्मा कि हम एक सुसाइडल शख्स की निशानियां क्या हो सकती हैं, हम किस तरह देख सकते हैं कि अगर एक बंदे ने ये सोचा है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं तो हम वो देख सकें, उससे बात करके हमें वो पता चल सके? अच्छा, बाजुकात ये निशानियां जो है वो बड़ी वाजिया होती हैं। यानी ऐसा शख्स जो है वो बाजुकात आपसे बात करता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, ठीक, या फिर इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, इससे तो मर जाना बेहतर है, ये डायरेक्ट वे में बात करना है। अच्छा, बाजुकात लोग जो है लोग इस चीज को बड़ा ही कॉमन लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं कि अच्छा ये तो हर कोई बात कर रहा होता है। अच्छा, हमें लगता है कि जब कोई हमें इस तरह के थ्रेट्स देता है तो हमें एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो कर नहीं गुजरता। जबकि बतौर एक प्रोफेशनल के अगर कोई आपको थ्रेट देता है डराने के लिए भी तो आप उसके थ्रेट को सीरियस कंसिडर करें, क्योंकि ये किसी की जान का मामला है और आपको ऐसे जरूरी इकदाम करने की तरफ जाना चाहिए ताकि आप उसकी जान बचाने की तरफ जा सकें, चाहे वो आपको डराने के लिए ही क्यों ना कर रहा हो। अच्छा, दूसरी तरफ हमें लोगों के अंदर सटल रुझानात भी नजर आते हैं। लोग ओपनली इस बात को नहीं कहते दूसरे से कि मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं या मैं अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा हूं। आमतौर पर वो अपनी पोजेशन दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, अपनी कीमती चीजें दूसरों को गिफ्ट करना शुरू कर देंगे, हत्ता कि अपने पेट्स भी बाजुकात जो उन्हें बड़े दिल से अजीज होते हैं वो उन्हें दूसरों को देते हैं। तो ये सटल निशानियां हैं कि कोई शख्स इस दुनिया से अपनी रुखसत का सामान कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी आपको कहते हुए नजर आएंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, आप मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगे। सो इसको भी आप थोड़ा अलार्मिंग कंसिडर करें कि ये वो शख्स है जो कि शायद अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बातचीत करने की बजाय विड्रॉ करते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करना छोड़ देते हैं जो कि उन्हें पसंद होती हैं और आमतौर पर अपने आप को महदूद आइसोलेट करने की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक निशानी है जो कि उनके इर्द गिर्द रहने वालों को बता सकती है कि ये शख्स जो है ये किसी और पाथ। तो अगर इस तरह की निशानियां अगर पता चल जाएं कि ये सब हो रहा है एक बंदे के साथ, तो हमें फिर क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए? हमें किसी बड़े से कंसल्ट करना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? अच्छा, आमतौर पर अगर आपके फैमिली मेंबर के अंदर कोई ऐसा शख्स करता हुआ नजर आता है कि वो अपने आप को आइसोलेट करता है या वो ऐसी बातें करता नजर आता है तो आप उसको इंगेज करते हैं, घर के लेवल पे आप इंगेज करते हैं। आप उसे कहते हैं कि मुझे बताओ ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, बजाय ये कहने के कि ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें नेमतों की तरफ देखना चाहिए जो कि नेमतें तुम्हें कुदरत ने दी हैं। सो आपको इंगेज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो, क्या ऐसी चीज है तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो तुम्हें ऐसा सोचने की तरफ लेकर जा रही है, ऐसी बात आपने क्यों कही। अगर कोई पोजेशंस देता आपको नजर आता है तो आप उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ आपके सामने अपनी तकलीफ का इजहार अगर करे, चाहे वो तकलीफ आपको कितनी ही जो है वो छोटी नजर आए, चाहे वो कितनी ही आपको लगे कि ये बिल्कुल फजूल सी बात है, आप उसको सीरियस लें और आप उसको कहें कि हाँ आपके ये कंसर्न्स जेन्युइन हैं, क्यों ना मैं आपके साथ किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे मिलके बातचीत कर ले। सो आप उसको कंपनी करते हैं और उसको तैयार करते हैं और फिर उसको लेकर जाते हैं। और ये भी मुमकिन है कि आप इस दौरान जब उसको इंगेज कर रहे हैं तो आप कोई थेरेपिस्ट भी ढूंढना शुरू कर दें कि कौन सा थेरेपिस्ट ऐसा है जो कि आपके जो प्यारा है उसको अच्छे तरीके से मदद फ्राहम कर सकता है, एंड फिर उसको तैयार करके आप उसके पास लेकर जाएं ताकि वो कोई अद्वियात उसको दे, साइकेट्रिस्ट जो है वो अद्वियात दें। और महज अद्वियात देने से मैं आपको बताऊं, ये जो रुझान है खुदकुशी का, जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, वो अचानक ब्लॉक हो जाता है और वही शख्स जो अभी एक दिन पहले कह रहा था मैं खुद को खत्म कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो अचानक आपको मुस्कुराता नजर आता है, वो अचानक आपको अच्छी एनर्जी के साथ नजर आता है, वो आपको बेहतर होपफुल बातचीत करता हुआ नजर आता है। तो मुझे बताइए उस्मा कि क्या यहाँ पर सरकारी सतह पर या प्राइवेट सतह पर कोई ऐसी हेल्पलाइंस मौजूद है जहाँ पर हम उनसे बात कर सकें, अगर कोई शख्स टेंशन में है या डिप्रेशन में है वो उनसे बात करे, डिस्कस कर सके अपने मसाइल को?
देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर मैं सुसाइड के हवाले से बात करूं तो हमारे पास कोई बहुत डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत सारी हेल्पलाइन जो है वो अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट एक आध हेल्पलाइन है जो कि लोग प्राइवेट तौर पर एनजीओ के तहत अपना काम कर रहे हैं, बट सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। आपको उनके पास अगर आप जाते हैं तो वो भी आपको हेल्प करने की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं, सो साइकेट्रिस्ट से बात करने के बाद वो आपको रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट के बाद, सो एटलीस्ट आप इंगेज तो करने की तरफ जाएं और कोई ना कोई हेल्प जो भी आपको अपने इर्द गिर्द अवेलेबल है आप वो हेल्प लेने की तरफ जाएं, एंड इवेंचुअली आप अच्छी हेल्प की तरफ भी पहुंच जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि आप अगर कोई आपको नजर आ रहा है आसपास ही ऐसे, उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, उसको अपने से दूर करने की कोशिश ना करें, ये कर सकते हैं। उस्मा सदाकत हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात थी। उस्मा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं और हमें अपडेट किया है आपने। हम खुदकुशियों के जो रुझानात हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, कोई प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसकी वजह से इस साइड पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टॉपिक पर बात करने का हमारा मकसद ये था कि हम आप तक ये पहुंचा सकें कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसको किसी के लिए ज़ाया नहीं करना। आप बात करिए, आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करिए और आपके अंदर जो है वो बताइए, ताकि आप उन चीज़ को, उन जो रास्ता है उसका अच्छी तरह सोल्यूशन निकाल सके। वेलकम बैक जनाब। और मैं अक्सर और बेशतर यही कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ख़ास तौर पर म्यूज़िक की दुनिया में जहाँ मौका मिले पाकिस्तान ने खूब नाम कमाया है और लाहौर अलहम्रा को ये एजाज़ हासिल है कि वो नए और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने में अपना भरपूर किरदार निभा रहा है। आज आपका तारुफ ऐसे ही दो म्यूजिशियन से करवा रही हूँ जो अपने हुनर में किसी से कम नहीं है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन साजिद हैं जो सिंगर हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान भट्टी है जो गिटारिस्ट हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप पहले तहसीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सलमान आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। पहले तहसीन आप मुझे बताइए कि कब से ही आपका सफर स्टार्ट हुआ, सिंगिंग करने का शौक था, बचपन से ही शौक था? जी मुझे सिंगिंग का तो शौक बचपन से ही लगा हुआ है। फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करना, फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि जो एक अंदर की चीज़ है उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैंने अलहम्रा का रुख किया। मुझे वहाँ अच्छे अच्छे उस्ताद मिले, अच्छी कंपनी मिली, अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने सपोर्ट किया और फिर आगे इस सफर को कितने साल हो गए हैं आपको इस सिंगिंग करते हुए? सिंगिंग वैसे मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली जो मैंने इस चीज को यूटिलाइज किया ना वो तकरीबन 3 साल से मैं हूँ। 3 साल से इस चीज में हो और आप और सीख रहे हो? जी अभी सीख रहा हूँ। ये प्रोफेशनली सीख रहे हो? जी प्रोफेशनली सीख रहा हूँ और ये तो ऐसी चीज है कि प्रोफेशनल भी आप हो जाएं, आप चाहे उस्तादों के उस्ताद भी हो जाएं, फिर भी आपका सीखने का जो प्रोसेस है ना वो चलता रहता है, वो सारी जिंदगी चलता है। ठीक है, चलिए सलमान आपसे बात करना चाहूंगी। मुझे आप बताइए कि कब से आप गिटारिस्ट हो, गिटार बजाते हो, कब से ये कर रहे हो और आपका आगाज कब से शुरू हुआ था? मैं एक्चुअली जब कॉलेज स्कूल में था तो वो हमारे स्कूल में हमारी क्लास में एक लड़का था तो वो गिटार बजाता। अच्छा। तो उसको देख देख के मुझे भी शौक आया, तो मैंने भी सीखना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे करते करते देख के उसको देख के फिर अलहम्रा आया। अलहम्रा में सजाद ताबू साहब के पास हमने सीखना शुरू किया मैंने। तो उसके बाद मुझे 6 साल हो गया। 6 साल हो गए गिटार बजाते हुए, माशाल्लाह। और आप दोनों इकट्ठे होते हो? ये इसने गिटार क्लास ज्वाइन की है, मैं वोकल क्लास में होता हूँ उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब से मैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताइए आपका जॉनरा क्या है, किस जॉनरे में आप गाते हो, क्या सूटेबल लगता है आपको? मेरा जो अपना जॉनरा है ना वो सूफी है। अच्छा। जो कि लोग पसंद भी करते हैं, कि मुझे कहते हैं कि वही आप पे सूट करते हैं, तो फिर वो वही गाते गाते ज्यादा वही मैं गाता हूँ। और वैसे तो मैं सब कुछ गा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब गज़ल या क्लासिकल, उन्होंने अलहम्रा में जो मेरे साजा कराम को ये सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस काबिल किया है कि मैं क्लासिकल भी गा सकता हूँ, मैं फोक भी गा सकता हूँ और सूफी कवाली सब। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमारे उस्ताद ही होते हैं जो हमारे जो टैलेंट है उसको पॉलिश करते हैं, उसको तराशते हैं और हमें दुनिया के सामने लेकर आते हैं। तो तहसीन क्या सुनाने वाले हैं आज हमें आप? मैं सबसे पहले तो आपको एक पंजाबी सॉन्ग है, ठीक है, किन्ना सोना तेन रब ने बनाया। चूंकि मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से बहुत इंस्पायर हूँ, वो मेरे आइडल हैं, ठीक है, तो उनका पहले मैं सॉन्ग जरूर जरूर।
किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कदे वेखदा रहा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कदे वेखदा रहा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया, दिल कदे वेखदा रहा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा के दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। बेहतरीन बेहतरीन जनाब, यहाँ पर तो समा बन गया है और बहुत ही मजा आया है मुझे। तहसीन बहुत मजा आया और सलमान बहुत खूबसूरत, बहुत मजे का आपने गिटार बजाया। तो मैंने तो लाइव सुना है और मैं तो इस वक्त समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। मुझे तहसीन ही बताइए कि हमने देखा है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इदारे कम हैं जो उनको सिखाते हैं, जो उनका टैलेंट पॉलिश करते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारे मुल्क में इस चीज़ की थोड़ी सी है कमी कि जो यंग टैलेंट है उनको ज़रा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बहुत कम प्लेटफॉर्म उनको मिलता है। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वो यही सोच के डिसअपॉइंट हो जाता है कि मुझे कौन प्रमोट करेगा। हाँ। तो वो घर ही बैठ जाते हैं। हाँ। तो अलहमरा का कितना बड़ा किरदार, अगर अलहमरा का मेरी नज़र में इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा किरदार है कि वो यंग टैलेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। और मैं यंग जनरेशन को ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि वो आएँ। अलहमरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मेरिट पे अगर आपके अंदर कुछ है तो वो आपको जरूर आगे लाएंगे। हाँ। सलमान, आप क्या कहोगे अलहमरा के किस तरह वो अपने जो नौजवान नस्ल है उसको प्रमोट करता है, उनके टैलेंट को खास तौर पे प्रमोट कर रहा है? अलहमरा में ये है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो वो आपको प्रमोट तो उन्होंने करना है। वो फिर आपको हर अपने जो इवेंट्स अलहमरा में होते हैं उनमें चांसेस देता है। अलहमरा लाइफ में चांस देते हैं या वो आपको अलग-अलग जगह पे अपने तौर पे अपने रेफरेंस से भेजते हैं ताकि वो आप आगे जाके ग्रूम कर सके या लोगों से मिलो। ये एक मेरे ख्याल से बड़ी ही अच्छी बात है कि हम अपने टैलेंट को आगे लेकर जा रहे हैं। तो कोई एक और गाना भी फरमाइश आ रही है कि माशाल्लाह पहला गाना तो बहुत ही कमाल का गाया है, एक और भी सुना दे फिर हमें। जरूर जरूर। हाँ। रुस्से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एवें रुस्से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना। वख रह के ना कर परेशान सजना, एक दिन छड़ जाना है जान सजना।
ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਜਹਾਨ ਸਜਣਾ। सीने लाया लियो सानू जांदी वार वे, जांदी वार वे, कल्ले रहना लिया सावी दिलदार वे, दिलदार वे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, असा तेरे नाल कीती सी जुबान सजना, वख रह के ना कर परेशान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, एवें रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया जनाब। Thank you so तो much. मुझे तहसीन कुछ बात भी कर लेते हैं, मुझे बताइए पाकिस्तान में ऐसे म्यूजिशियंस को मौके मिलते हैं कि वो आसानी से कमा सकें और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें? प्लेटफॉर्म्स की तो कमी है। म्यूजिशियंस के लिए तो बहुत कमी है, मतलब सिंगर्स के लिए तो है ही है, लेकिन म्यूजिशियंस जो है ना उनको प्रोफेशनल लेवल पे भी वो नहीं दिया जाता जिसको वो डिजर्व कर रहे होते हैं। मतलब सिंगर्स की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी उन्हें वो रिस्पॉन्स जिसके वो हकदार होते हैं ना वो उन्हें नहीं मिल रहा। और तहसीन हमने देखा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन, तो इसमें अपना नाम मनवाना कितनी बड़ी बात है और कितना मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए। वेरी डिफिकल्ट, बहुत ये एक टफ टारगेट है। हाँ। सबके लिए क्योंकि आपने इतनी मार्केट में से कुछ मुनफरिद करना है, जी बिल्कुल, फिर ही आपका नाम बनता है। और ये देखें, ये इसका भी एक एग्जांपल हमारे क्रिकेट मैच को देख लेंगे। हाँ। पहले टेस्ट हुआ करते थे, फिर ओडीआई, फिर वनडे, फिर मतलब वो उसको मिनिमाइज करते आ रहे। तो अब जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में आपको कम से कम वक्त में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि मैं इतने 3 सेकंड, अब जैसे कि टिकटॉक है या जो भी है, तो कम से कम वक्त में 15 सेकंड में आपने अपना आप दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तहसीन, अब यहाँ पर हमारा वक्त खत्म होता जा रहा है, लेकिन आपसे जाते जाते हमने हम सुननी है, तो मैं जरा अपने नाजरीन को अल्लाह हाफिज कह लूँ तो आपकी तरफ फिर मैं आऊंगी। जनाब, आज का मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा प्रोग्राम, तो हमें आपने फीडबैक भी जरूर देना है। हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें बता सकते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा है। तो अपना ख्याल रखना है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।